Good morning, everyone. Today we will start the lecture from the page number 42. पार्ट है टोपी शुक्ला. पेज नंबर 41 तक हमने लास्ट टाइम किया था. आज हम इससे आगे करेंगे. तू 10वां में पहुंच गई बाढ़, सीता ने कहा. सीता कौन है? सीता घर की नौकरानी है और वह बच्चे को, टोपी को समझा रही है कि तू 10वीं में पहुंच गया है और तुम्हें दादी से टर्राव नहीं करनी चाहिए. सीता ने कहा, तुम्हें दादी से टर्राव के त ना न चाहिए. तुम्हें दादी से बड़बड़ नहीं करनी चाहिए, टर्राव नहीं करनी चाहिए. टर्राव का अर्थ है बड़बड़ करना. बड़बड़ करना क्यों कहा है? जैसे कि बच्चे कई बार बड़ों से मुंह जोरी करते हैं, बहस करते हैं कि आपने मुझे हमेशा क्यों कहते हो, आप मुझे ही बोलते रहते हो, आप मुझे ही डांटते रहते हो. इस तरह टोपी को दादी की बात पसंद नहीं आई थी और दादी को वह बोलने लगा था, बड़बड़ कर रहा था दादी के साथ. तो सीता घर की नौकरानी से उसकी खूब बनती थी. उसने समझाया कि तुझे दादी के साथ बड़बड़ नहीं करनी चाहिए. तू अब 10वीं कक्षा में हो गया है, अर्थात बड़ा हो गया है. ऊ तोहार दादी बाड़िन, वो तुम्हारी दादी तुमसे बड़ी है. बाड़िन मीन्स बड़ी है, मतलब उम्र में तुमसे बड़ी है और तुम्हारी दादी है, इसलिए तुम्हें उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, उनके उनके साथ बड़बड़ नहीं करनी चाहिए. सीता ने बड़ी आसानी से कह दिया कि 10वें में पहुंच गया है, लेकिन वह ही जानता था कि वो 10वीं में कैसे पहुंचा था. नौकरानी ने तो बहुत आसानी से कहा कि तू बस 10वीं में हो गया है, लेकिन उसे पता था कि वो 10वीं में कैसे पहुंचा था. परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी. क्यों? 10वीं में पहुंचना एक कठिन कार्य था. उसके लिए 10वीं में पहुंचना आसान नहीं रहा. सफ़र बहुत लंबा लगा उसे, 9वीं से 10वीं में आने तक का. 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बहुत बड़े पापड़ बेलने लगे. पापड़ बेलने लगे एक मुहावरा है, मतलब उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा 10वीं में पहुंचने के लिए. उसके लिए वह सफ़र आसान नहीं था. 2 साल तो वह फेल ही हुआ, लगातार 2 साल तो वह फेल ही होता रहा और तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हुआ. 90 में 9वीं कक्षा में वह सन 49 में ही पहुंच गया था. 49 मीन्स 49. 49 में वो 9वीं कक्षा में था और 10वीं में पहुंचा सन 52, मतलब 52 में वो 10वीं कक्षा में पहुंच पाया था. तो 9वीं से 10वीं में आने तक उसे 3 साल लग गए थे और तीसरे साल जाकर वो पास हुआ था. और उसके लिए वह, उसे लगा कि सफ़र बहुत लंबा था. नौकरानी ने तो बहुत आसानी से कह दिया कि 10वीं में हो गया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में. वो कहता है कि जब वो पहली बार फेल हुआ था 9वीं कक्षा में, तो मुन्नी बाबू उसके भाई हैं और भैरव भी उसका भाई है. तो मुन्नी बाबू अपनी क्लास में वो फर्स्ट आए थे और जब बड़ा भाई फर्स्ट में आए और छोटा भाई छठे में आए, मतलब एक फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है, एक 6th पोजीशन में आ रहा है, तो ऐसा होता है कि घर में छोटे जो फेल हुआ हो उसे और डांटने का मौका घर वालों को मिल जाता है. घर वाले उसे और जली कटी सुनाने लगते हैं, उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई देखो, तुम्हारे भाई जो है वो फर्स्ट आ रहा है, कोई 6th आ रहा है और तुम जो हो वो फेल होकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है. दादी भी उसे डांटने लगी, पिताजी ने भी उसे बहुत डांटा, माँ ने भी बहुत डांटा और भाई तो उसे चिढ़ा ही रहे थे. वह बहुत ही शर्मिंदा था, मन ही मन बहुत दुखी था, लेकिन उसके मन के दुख को कोई भी समझ नहीं पाया था. घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया. जबान की नोक पर रख लिया का अर्थ यहाँ पर ये आएगा कि हर कोई उसी की बात कर रहा था, उसे ही सुना रहा था. वह बहुत रोया, सुबक सुबक कर, छिप छिप कर भी रोया. बात ये नहीं थी कि वह गाउदी था,
इसका कारण वो कहते हैं कि ये नहीं था कि वह कोई बुद्धू व्यक्ति था या उसे कुछ समझ नहीं आता था, भोंदू था, उसे सब कुछ समझ थी, वह बुद्धिमान था और काफी तेज भी था, लेकिन कोई उसे पढ़ने ही नहीं देता था। यहाँ पर उसने ये बात कही कि उसे पढ़ने ही नहीं देता था का अर्थ यहाँ पर आएगा कि घर में उसे पढ़ने के लिए उचित वातावरण ही नहीं मिलता था। माँ जो थी वो घर के छोटे छोटे काम करवाया करती थी, कभी उससे बाजार से कुछ लाने के लिए कह देती थी। बड़े भाई जो मुन्नी बाबू हैं और भैरव हैं जो उसके भाई हैं, वे उस पर रोब चलाते थे और उससे काम करवाया करते थे, कभी ये चीज़ पकड़ाओ कभी वो चीज़ पकड़ाओ, और जिस कारण वह टिक कर ही नहीं बैठ पाता था और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। शायद ये भी कारण रहा कि वह बार बार फेल होता रहा। वह जब पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू का कोई काम निकल आता, मुन्नी बाबू उसे कुछ लाने के लिए कह देते। राम दुलारी जो कि उसकी माँ है, वह बाजार से कोई ऐसी चीज उसे मंगवानी पड़ती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती, जैसे कि कोई पूजा पाठ का सामान है या कोई और महत्वपूर्ण चीज है जो नौकरों के हाथ से नहीं मंगवाई जा सकती, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। माँ उसे वो लाने के लिए कह देती थी। और अगर वह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं, और जो कुछ उसने अपनी कॉपियों पर लिखा होता, जो भैरव है वह उसकी कॉपियों के पेज फाड़ता और उसके हवाई जहाज बनाकर उड़ा देता, जिसके कारण भी उसकी पढ़ाई रुक जाती और वह दोबारा शायद वो काम ही ना कर पाता, जिसके कारण वह फेल हो गया। दूसरे साल, ये तो था पहले साल के कारण, उसने बताया है कि वो क्यों फेल हुआ पहले साल। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, उसे बुखार आ गया, और जिसके कारण एक दो महीने बीच में वो पढ़ ही ना सका, फिर कमजोरी थी शायद, इसके कारण भी उसकी पढ़ाई ना हो पाई। तो वह बताता है कि दूसरे साल उसे तेज बुखार हुआ, टाइफाइड हुआ, जिस कारण वो फेल हुआ था। तीसरे साल वो पास तो हुआ, लेकिन थर्ड डिवीजन में पास हुआ। थर्ड डिवीजन में पास होना एक कलंक के समान, उसके कलंक के टीके के समान उसके माथे से चिपक गया था, उस जैसे कि उसके माथे पर कलंक ही लग गया हो। घर वाले भी उसे बात बात पर चिढ़ाते थे। तीसरे साल जाकर पास हुआ है और थर्ड डिवीजन में पास होकर आया है, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये पंक्ति में लेखक का भाव ये है कि जब भी कोई बच्चा लगातार फेल हो रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, तो घर वालों को और अध्यापकों को, दोनों को ही उसके कारण को जानना चाहिए कि क्या कारण है कि उस बच्चे को कौन सी मुश्किल आती है जिस कारण वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया है। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह बताता है कि 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया और साथी आगे निकल गए, वो 10वीं में पहुंच गए, वह वहीं रह गया था। अब वह 9वीं में ही रह गया था। उसके जो साथी थे वो अगली कक्षा में चले गए थे, तो इसलिए कोई उसके अब मित्र भी ना रह गए थे। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। अब जो बच्चे जूनियर थे, जो 8वीं कक्षा के बच्चे थे, अब वो 9वीं में आ गए थे, और जो जूनियर थे वो उसके साथ आ गए थे, और जो उसके साथ वाले थे वो तो पहले ही 10वीं में पहुंच चुके थे। तो 8वीं कक्षा के किसी भी बच्चे के साथ उसकी मित्रता ही ना हो पाई थी। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। वह कहता है कि पिछले कक्षा के 8वीं कक्षा के बच्चे जो उसके मित्र नहीं थे, और जब वो 9वीं कक्षा में आ गए और उसके साथ बैठ गए, तो उसके लिए मानसिक तौर पर वो स्वीकार करना कि जो उससे जूनियर हैं वो अब उसके साथ हैं, बहुत ही मुश्किल था, सरल नहीं था। उसके दोस्त 10वें में थे, अब उसके दोस्त जो 10वें में थे, और वह उन्हीं से ही दोस्ती रखना चाहता था, उन्हीं के साथ ही खेलता था, क्योंकि उसकी अपनी कक्षा में जो बच्चे थे उनके साथ उसकी दोस्ती नहीं हो पाई थी।
अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना उस क्लास में बहुत अजीब लगता। उस पर सितम ये हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। जो कक्षा में बहुत ही कमजोर बच्चे थे और जो उससे भी नालायक बच्चे थे, मास्टर जी उसकी मिसाल देते, उसे उन्हें जब समझाते तो उसका ही उदाहरण दे दिया करते थे। मिसाल का अर्थ यहाँ पर आएगा उदाहरण। वह क्या कहते, मास्टर जी कहते कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे या अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो बलभद्र की तरह ही इसी कक्षा में बैठे रह जाओगे, तुम कभी भी पास नहीं हो पाओगे। जब भी मास्टर जी ऐसी बात कहते तो उसे लगता कि जमीन फट जाए और वह उसमें गड़ जाए। कहने का भाव कि उसे मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। क्या मतलब है, राम अवतार या मोहम्मद अली? बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? मास्टर जी ने कहा। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता था। दर्जा मीन्स कक्षा। और सब भी जो बच्चे थे, क्लास में बैठे हुए बच्चे, उस पर हंस पड़ते, उसे मजाक करते। हंसने वाले वो होते जो पिछले साल 8वीं में थे, जो उससे छोटे थे वो भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। इस बात पर टोपी बहुत शर्मिंदा होता। वह किसी ना किसी तरह 1 साल को तो झेल गया, उसने तो सहन करके किसी ना किसी तरह 1 साल निकाला। झेलना मतलब सहन करना। परंतु जब सन 51 में भी उसे 90 दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का लौंदा गीली मिट्टी के पिंड को कहते हैं। जब मिट्टी में सूखी मिट्टी में पानी मिलाकर उसे गीला किया जाता है, जैसे कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी को गीला करके उसे एक जगह पर रखकर फिर उसे शेप देता है, उसे आकार देता है। और जब तक वो आकार नहीं देता वह गीली मिट्टी एक ही जगह टिकी रहती है। कहने का भाव कि उसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई हिलडुल नहीं होती। तो इसी तरह टोपी के जीवन में भी ऐसा ही था। उसे लगा कि जैसे वह गीली मिट्टी का पिंड बन गया हो, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। जो मित्र उसके पिछले साल 10वीं में पहुंचे थे वो अब 11वीं में जा चुके थे, वो भी नहीं रह पाए थे और रह गए थे। और 8वीं से जो 9वीं में आए थे उनके साथ उसकी नहीं बनती थी। 8वीं वाले तो अब 10वीं में पहुंच गए और पिछले जो 7वीं वाले हैं वो उसके साथ 9वीं में आ गए थे। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। बूढ़ा दिखाई देता था, लेखक ने क्यों कहा है, वह वास्तव में बूढ़ा नहीं था, परंतु जो बच्चा अब 11वीं में होना चाहिए था वो अभी तक 9वीं में ही बैठा था और कितने ही साल फेल होता रहा। तो इस तरह लगा कि उसके शक्ल से ऐसा लगता था कि वह अब बड़ा दिखाई देने लगा है, परंतु कक्षा जो है उसकी अभी तक छोटी थी। तो ऐसा लग रहा था कि वह बूढ़ा ही दिखाई दे रहा है। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। जैसे कि घर में भी उसकी माँ, दादी, पिताजी और भाइयों से उसकी ना बनती थी। दादी उसे खूब खरी खोटी सुनाती थी और माँ भी छोटी छोटी बातों पर टोकती थी। पिताजी को तो समय ही नहीं था, जब कभी मिलते तो उससे खूब डांटते और भाई तो उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। तो अब घर में तो जो अकेलापन उसके मन में घर कर गया था, अब स्कूल में भी वह वैसा ही महसूस करता था। उसके कोई मित्र नहीं थे। जो 7वीं से 9वीं में आ गए थे वो उनमें से कोई किसी को भी अपना मित्र नहीं बना पाया था। मास्टर ने उसका नोटिस लेना, नोटिस का अर्थ होता है सूचना, लेकिन यहाँ पर नोटिस लेना का अर्थ आएगा कि उस पर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मास्टर जी शायद ये सोचते थे कि अभी तो इसको 1-2 साल शायद और लगेंगे, हर साल तो फेल हो जाता है और पास नहीं हो पाता, तो इसलिए शायद कभी ये पास ही नहीं हो पाएगा, इसलिए मास्टर जी उस पर ध्यान नहीं देते थे। कोई सवाल किया जाता तो जवाब देने के लिए
वह भी हाथ उठाता तो मास्टर उससे जवाब भी ना पूछता था। जब आम बच्चों से मास्टर जी सवाल किया करते थे तो वो हाथ उठाया करता था और मास्टर जी उससे कभी भी जवाब नहीं पूछते थे। कहने का भाव कि उससे इग्नोर करते थे या निग्लेक्ट करते थे। वो सोचते थे कि ये जो बच्चे हैं बाकी के, उन्होंने तो अगले साल दूसरी कक्षा में जाना है, ये तो यही का यही है और इसने यही रहना है, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देते। परंतु जब वो बार बार हाथ उठाता रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर ने कहा, लेकिन एक बच्चा कक्षा में बार बार हाथ उठाता है तो मास्टर जी को उससे कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो पूछना ही पड़ेगा। तो अंग्रेजी साहित्य मीन्स लिटरेचर, जो लैंग्वेज के टीचर थे, उसने उन मास्टर साहब ने उनसे कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जो है वो जबानी याद हो गए होंगे। कहता तुम 3 साल से इसी कक्षा में टिके हो, तीसरा साल है तुम्हारा, 3 साल से एक ही किताब सामने खोले रहे हो, तो तुम्हें तो सारे प्रश्न उत्तर आसानी से याद होने चाहिए। इन लड़कों को तो अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, अगले साल इन्हें बोर्ड का इम्तिहान देना है। तुमसे तो मैं पार साल पूछ लूंगा। पार साल का अर्थ है मैं तुमसे अगले साल पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। टोपी जो था वो उसका रंग बहुत अधिक गोरा नहीं था, काला रंग था, परंतु मास्टर जी की बात सुनकर उसके कान लाल हो गए, मुंह जो था वो लाल हो गया, अर्थात वह शर्मसार हो गया। उसे बहुत अधिक शर्म आई और वह मन ही मन बहुत अधिक दुखी हुआ। जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल ही मर गया। जब बाकी बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया तो उसे लगा कि उसके शरीर में अब प्राण ही नहीं रह गए हैं। इतनी शर्मिंदगी वो महसूस करने लगा था। जब वह पहली बार 90 में आया था, मतलब 9वीं कक्षा में जब वो पहली बार आया था, तो उसे लगता था कि जैसे कि उन्हीं बच्चों की तरह वह भी बच्चा था। जब भी कोई बच्चा पास होकर दूसरी कक्षा में जाता है तो एक बचपना सा, एक उत्सुकता, एक उत्साह उसके जीवन में होता है कि अब नई क्लास है, नई किताबें हैं, नए टीचर हैं, एक शौक होता है उसे पढ़ने का। तो उसे जब वो पहली बार 9वीं में आया था तो शायद उसे भी ऐसा लगा था, लेकिन आज वो महसूस करता है कि उसके मन में वो भावनाएं खत्म हो चुकी थी और वह मन ही मन बहुत ही दुखी था, मानसिक तौर पर परेशानी महसूस करता है। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद कौन है? उनकी क्लास का ही मॉनिटर है। रिसेस में वह तीर मारा मतलब उससे ऐसे शब्द, कड़वे शब्द कहे कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। बिलबिलाने का अर्थ है कष्ट के कारण व्याकुल होकर वह रोने लगा। जरूरी नहीं है कि किसी को कोई मारे तो ही उसे कष्ट पहुंचता है। जब कोई किसी को कटु शब्द कहता है, कड़वे शब्द कहता है या उसे खरी खोटी सुनाता है, भला बुरा कहते हैं या गाली देता है, तो भी उसे दूसरे को मानसिक कष्ट पहुंचता है। तो शायद टोपी को भी अब्दुल वहीद ने कुछ ऐसा ही कहा, जिस कष्ट के कारण, मानसिक कष्ट उसे जो हुआ, उसके कारण वह व्याकुल होकर उसने रोना शुरू कर दिया। उसका रोना छूट गया और वह लगातार काफी समय तक रोता रहा। वहीद जो था वो सबसे क्लास का मॉनिटर था और बुद्धिमान था, सबसे तेज तर्रार लड़का था, और उससे भी ऊपर ये था कि वो, सबसे बड़ी बात थी कि वो लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। शरफुद्दीन का बेटा था इसलिए डॉक्टर का बेटा था, इंटेलिजेंट तो वो था ही, और इस बात का भी उसे अभिमान था। वो मॉनिटर भी था और शायद उसी की धौंस वह टोपी पर जमाता था और उसे जो था नीचता का अनुभव करवाता था, जिस कारण टोपी बहुत दुखी रहता है और रोता रहता है। उसने कहा, बलभद्र, हबे हम लोगन में का गुस्सा है? तो लोगन मीन्स हम लोगों में तो क्यों आने की कोशिश करता है? क्योंकि वहीद और बाकी जो उसके दोस्त थे
बलभद्र जो था उनमें जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता, किसी को अपना मित्र बनाने की कोशिश करता कि उसकी दोस्ती किसी से तो हो जाए, लेकिन वो लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसे बुरा भला कहने लगे। और वहीद ने कहा कि जा जा, तू तो 8th वालन से, मतलब जो बच्चे 8th कक्षा के हैं, तू जाकर उन्हीं से मित्रता कर, हम लोगों में मत आया कर, हम लोगों में मत आने की कोशिश किया कर। मतलब बाकी बच्चे जो उसकी क्लास में थे वो भी उसे पसंद नहीं करते थे। इस बात से हम भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मानसिक दशा क्या रही होगी। ना ही उससे घर वाले बात करते थे अच्छे से, ना ही कक्षा के बच्चों से बनती थी, और अध्यापक वर्ग भी उसे जो था नजरअंदाज करता था। तो एक मानसिक तौर पर वह दुखी था। और यहाँ से अध्यापकों को और जो माता पिता है उन सभी को शिक्षा भी मिलती है कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो उसके साथ दोस्ती करके कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी पर आधारित एक आपने फिल्म भी देखी होगी, तारे ज़मीं पर, जिसमें कि वो बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसे अक्षर जो है उल्टे दिखाई देते हैं और वह पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। माँ उसे बहुत पढ़ाने की कोशिश करती है, उसकी केयर करती है, पिताजी तो उसे डांटते ही रहते हैं। और उसका बड़ा भाई जो है वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, तो मानसिक तौर पर वो बीमार रहने लगता है। तो ये एक शिक्षा है अध्यापक वर्ग और माता पिता के लिए कि उस बच्चे के मन की परेशानी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे जो है इग्नोर करना चाहिए, उसे निग्लेक्ट करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। तो हम लोग तो निकल जाएंगे। इस पर वहीद उसे कहता है, हम लोग तो अगले साल अगली क्लास में हो जाएंगे और तू तो इसी क्लास में रहने वाला है, बाकी तुम्हें तो उन सबन के साथ रहे को हुए, तुम तो उन सभी लोगों के साथ ही रहने वाले हो, तुम जाकर 8वीं कक्षा के बच्चों से दोस्ती करो। ये बात टोपी के दिल के आर पार हो गई, उसके दिल को भेद गई, अर्थात उससे बहुत ही दुख का अनुभव हुआ, वह दुखी रहने लगा। उसने फिर कसम खा ली कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे तो पास होना ही है। जब व्यक्ति मन ही मन किसी काम को करने की ठान लेता है, निश्चय कर लेता है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। यही टोपी के साथ हुआ कि उसने कसम खाई कि अब उसके साथ कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, जो भी हो, वह पास होकर अवश्य दिखाएगा। परंतु फिर क्या घटित हुआ कि बीच में ही चुनाव आ गए, इलेक्शन आ गए। और जब भी चुनाव आते हैं तो जो व्यक्ति उन चुनावों में खड़ा होता है उसके घर में बहुत, चुनाव प्रक्रिया के कारण बहुत हलचल होती है। और बहुत साल पहले ऐसा ही हुआ था कि अखबार में आया था कि जब चुनाव थे तो बादल सरकार जो है, बादल की जो पोती हैं, वो जो थी वो उनके +2 के पेपर्स थे और घर में चुनावी प्रक्रिया के कारण बहुत ही हलचल थी। और उसने बताया था कि वह, उसे घर में वातावरण नहीं मिलता था और वह जाकर एक अलग कोने में बैठकर पढ़ा करती थी। और चुनावी प्रक्रिया के कारण घर में सभाएं होती थी, हलचल रहती थी और पढ़ाई का वातावरण उसे नहीं मिलता था। फिर भी उसने किसी तरह पढ़ाई की और वह कक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हुई। तो इसी तरह जो डॉक्टर भृगु नारायण हैं, वो जो है वो चुनावों में खड़े हुए और चुनावों में खड़े होने के कारण जो टोपी को घर में पढ़ाई का वातावरण ना मिल पाया और वह पढ़ लिख ना सका, क्योंकि घर में हलचल रहने लगी, लोगों का आने जाने का के लिए लोगों का तांता लगा रहता था। पिताजी भी व्यस्त थे, माँ भी उनकी देख रेख में, उनका स्वागत करने में जुटी रहती। तो वह उसे पढ़ने में बहुत कष्ट पहुंचता, उसे पढ़ाई का वातावरण ना मिल पाता। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई का क्या भाव है कि जब जितने वोट चाहिए होते हैं उतने भी नहीं मिल पाते,
तो एक राशि जो सरकारी खजाने में जमा करवाई होती है वो भी सरकार की तरफ से जब्त हो जाती है। तो जब डॉक्टर साहब की जमानत भी जब्त हो गई और वो चुनाव भी हार गए तो घर में एक शोक का वातावरण छा गया, घर में सन्नाटा सा छा गया। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है और घर में ऐसा शोक का वातावरण है, लेकिन किसी न किसी तरह टोपी पढ़ाई करने की कोशिश करने लगा क्योंकि पेपर आ गए थे, इम्तिहान परीक्षा पास आ गई थी। वह पढ़ाई में जुटा रहा और घर में जो शोक का वातावरण था उसमें उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन जैसे तैसे वह कोशिश करता रहा। इसलिए उसका, क्योंकि इस साल उसका पास होना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसे दुनिया की बहुत सी बातें सुनने को मिलती और शायद जो प्रयास उसने किया उसके परिणाम स्वरूप वह तीसरे दर्जे में तीसरे साल पास होकर 10वीं में पहुंच गया। और उस पर दादी ने उस पर कटाक्ष किया कि भगवान नजरे बद से बचाए। दादी ने कहा कि भगवान बुरी तरह नजर से बचाए, रफ्तार अच्छी है। रफ्तार का अर्थ है गति, रफ्तार का अर्थ यहाँ पर आएगा गति अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए, तीसरे साल वो कहती है कि तीसरे साल तीसरे दर्जे में थर्ड डिवीजन में पास हो गए। थर्ड डिवीजन में पास हो गए कि मर के ही वो पास हुआ था, जैसे 60% से अबव प्रथम फर्स्ट डिवीजन होती है, तो तीसरे दर्जे में मतलब 33-34% ही उसके आए थे, थर्ड डिवीजन में वो पास हुआ था। और इस पर दादी ने कहा कि उसे भगवान नजर से बचाए, रफ्तार अच्छी है। इन शब्दों का अर्थ वो समझ नहीं पाया था कि दादी ने उसे अच्छा कहा था या बुरा कहा था। यहाँ पर जो नजर बद शब्द है उसका अर्थ है बुरी नजर, लेकिन अगर आ जाए नजर बंद, ब के ऊपर बिंदु आ जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ होता है निगरानी में रखना। जैसे कि किसी को जेल में या कमरे में नजरबंद कर दिया जाता है, निगरानी में रखा जाता है। तो आपने यहाँ पर जो स्पेलिंग दिए हैं उनका ध्यान रखना है। यहाँ पर नजरबंद का अर्थ है बुरी नजर, और अगर नजर बंद आए तो उसका अर्थ बदल जाएगा, निगरानी में रखना। आज हम यहाँ तक करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे को हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने अच्छी तरह से चैप्टर को रीड करना है और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो अपनी बुक पर मार्क करने हैं। यू विल टेक हार्डली 20 to 25 मिनट्स। जब आप अकेले अच्छे से रीडिंग करोगे तो 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और उसका आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल जाएंगे कि कौन से पेज पर कौन से आंसर्स आ रहे हैं, और आप आसानी से उन्हें ढूंढ पाओगे और आपको कहानी भी पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू ऑल।